सो वेलकम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो क्या है, वेक्टर। ठीक है, तो 10th से जब 11th में बच्चे आते हैं या 10th में ही रहते हैं तो वेक्टर और स्केलर का नाम तो सुने रहते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें आती है कि यार ये होता क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है। क्यों कुछ लोग बोलते हैं कि किसी चीज़ में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ में मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ में दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब मामला आखिर है क्या। तो आज हम इसी चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। तो इस वेक्टर को समझने के लिए हम पहले कुछ पॉइंट्स जो है उसको हम सीखेंगे, और वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अगर समझ लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि भाई वेक्टर क्वांटिटी आखिर होता क्या है। उसको समझने के लिए हमें स्केलर भी जानना जरूरी है। तो जितने चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं जेईई एडवांस लेवल पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म है ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी आखिर होता क्या है। अगर मैं बात करूं, जैसे हम इस रूम में हैं तो इस रूम का कुछ वॉल्यूम है। ठीक है, इस रूम में कुछ टेम्परेचर भी तो है ना, मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल, वॉल्यूम जो है ये भी मेजर कर सकते हैं, प्रेशर है वो भी हम मेजर कर लेते हैं, है कि नहीं। ओके, अच्छा मुझे बताओ टाइम कितना हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 3:11। तो ये भी तो एक मेजरमेंट ही है ना, तो इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल सही। चलो यहाँ तक तो भाई बात आई कि कुछ चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, तो कर लिया मेजर। नाउ कुछ ऐसे चीज़ें हैं, क्या उनको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, विराट कोहली। तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, सचिन तेंदुलकर। चलो ठीक है, सचिन तेंदुलकर को कभी जीरो पे आउट होते हुए देखा है क्या, है ना, देखा है ना। तो सचिन का जो इमोशन है ना बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है, समझ में आया ना। तो जब सचिन खेलता था तो बहुत लोग देखने के लिए दूर दूर से आते थे। तो क्या वो मतलब एक गजब का समय था, वो टाइम था। ठीक है, उसने 2003 के वर्ल्ड कप में मतलब 670 के आसपास बनाया पूरे वर्ल्ड कप में रन, जो आज तक एक रिकॉर्ड है, अभी तक टूट नहीं पाया है, समझे ना। तो सचिन तेंदुलकर अगर मान लो जीरो पे आउट होता है तो कितने लोग दुखी हो जाते हैं ना, सैड। ठीक, तो क्या उस चीज़ को मेजर कर सकते हैं, तुम कितना दुखी होते हो। अच्छा तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, कोई नहीं है। अच्छा तुम ऐसे ही दुखी रहती हो। तो अच्छा अगर मान लो सचिन तेंदुलकर 100 रन बनाता है तो कितना एक्साइटमेंट होता है ना। तो क्या इस एक्साइटमेंट को मेजर कर सकते हैं क्या, ब्यूटीफुल, समझे। और उसके बाद में सैडनेस, जैसे कोई लकी होता है, कितना लकी, ये सब मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वांटिटी विच कांट बी मेजर्ड, समझ रहे हो ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे इस रूम का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। इस रूम का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। इस रूम में ये सरफेस एरिया मेजर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कितना टाइम हो रहा है मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चार्ज को मेजर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। कितना डिस्टेंस तुमने ट्रेवल किया मेजर कर सकते हैं। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ मेजर कर सकते हैं। करंट कितना फ्लो कर रहा है मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस किया, जो मैंने बताया, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब क्या, मतलब जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो लिखो जल्दी खटाखट। अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी इन फिजिक्स। लिखो, अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी इन फिजिक्स विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर, सुअर नहीं शुगर है ये। तो अमाउंट ऑफ शुगर, इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी।
तो फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, ठीक है, तो पहले लिख लो। और जो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एकदम जीरो से हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है, ओके। तो चलो ये हो गया। तो क्या हमने दो पार्ट में बात दिया, हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, कुछ ऐसे क्वांटिटी है जिनको मेजर नहीं कर सकते। तो जिनको मेजर नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। उसकी चर्चा आगे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है, लिखा क्या सारे एग्जाम्पल। शुरुआत करते हैं एकदम डिस्टेंस से। क्या डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं? yes. बिल्कुल कर सकते हैं। वेलोसिटी को सुना है मेजर करते हुए, नाम तो सुना ही होगा, बहुत सुंदर है। स्पीड मेजर कर सकते हैं क्या? yes, sir. बिल्कुल सही है, स्पीड मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं क्या? yes, sir. अब इसमें भी लोचा है कि भाई मेजर करने का भी तरीका क्या है, समझे ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जिस तरह से कुछ ऐसे क्वांटिटी में दो तरह के था ना, कुछ क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आएगा, देखो सबसे पहले डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और क्वांटिटी बताओ, चार्ज। करंट को मेजर करते हुए सुना है, yes, sir. एम्पियर, है ना, इतना एम्पियर करंट आया। चलो और बताओ, Time. टाइम, बहुत ही बढ़िया। और बताओ, Temperature. वाह वाह क्या बात है, टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? Kelvin. केल्विन या डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट बोलती थी पहले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम, टेम्परेचर हो गया। और बताओ, Volume. वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इस रूम के वॉल्यूम के मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और बताओ, Size. सरफेस एरिया, एरिया को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल। और हाइट को मेजर कर सकते हैं, हाइट, डिस्टेंस, लेंथ सब एक ही चीज़ है। डेंसिटी, बहुत सुंदर, डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। और बताओ, और कोई क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, अरे वेलोसिटी अपन टाइम पढ़े हो ना 9 10th में कि एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसे डेफिनेशन होता है एकदम बेसिक लेवल पे, एवरी मेजरेबल क्वांटिटी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया क्या? Yes, sir. बिल्कुल सही है। चलो चलो, ऐसे भी बहुत सारे क्वांटिटी आएंगे। और बताओ, मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं, Yes, sir. मास इनटू वेलोसिटी होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी, छोड़ दिया इतना बढ़िया चीज, एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सरफेस एनर्जी, फलाना एनर्जी। तो ये सब एनर्जी है, सब एक ही टाइप का है, सबका यूनिट एक ही होता है, क्या होता है, जूल। हो गया, Yes, sir. अमाउंट ऑफ शुगर। चलो, अरे मास को भी तो मेजर कर सकते हैं ना, तो लिखो ना, वो तो लिखा ही नहीं, मास, मास, दम है तो रुक ले। हम अभी बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो यहाँ तक तो ठीक है भाई कि कुछ चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जिनको मेजर कर सकते हैं हमने ले लिया फिजिक्स में, जिनको नहीं कर सकते चलो यहाँ से। चलो, अब बात आती है कि भाई मेजरमेंट में भी कुछ गड़बड़ है, क्या है? अच्छा मुझे बताओ, इस रूम का कुछ अपना वॉल्यूम होगा, मान लो इस रूम का वॉल्यूम जो है 20,000 मीटर क्यूब है, ऐसे मान लो, वैसे बहुत बड़ा हो गया ये। चलो, किसी रूम का, किसी भी रूम का 1000 मीटर क्यूब है वॉल्यूम, समझ में आया? लीटर में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मुझे बताओ, मान लो इस रूम में 40,000 लीटर पानी आ सकता है, 40,000 लीटर पानी आ सकता है, वो मेजरमेंट है वॉल्यूम का, ठीक। कौन से डायरेक्शन में है? इस रूम का कुछ वॉल्यूम है ना, कितना है, 40,000 लीटर, कौन से डायरेक्शन में वॉल्यूम है? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो खटाखट, सारे डायरेक्शन में। अरे सारे डायरेक्शन में मतलब इधर भी वॉल्यूम है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक चीज सुन लिया, सह लिया। चलो, कितने टाइम हो रहा है अभी बताओ खटाखट? 322। मुझे बताओ कौन से डायरेक्शन में 322 हो रहा है? तुम लोग सोच रहे हैं सर क्या, मतलब सर को क्या हो गया ये, है ना? टेम्परेचर कौन से डायरेक्शन में? इस रूम का टेम्परेचर मान लेते हैं 26 डिग्री सेल्सियस है, आता है क्या उसमें टेम्परेचर? कितना है?
23, 3 डिग्री ज़्यादा बोल दिया है ना, क्योंकि तुम लोग 3 हो इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, एक एक बढ़ा दिया सब। तो बताओ मुझे 26 डिग्री टेम्परेचर है, कौन से डायरेक्शन में है? इस रूम में हर जगह। मतलब जो मन में आया वही बोल दिया। देखो ध्यान से सुनो, अगर कुछ ऐसे क्वांटिटीज में हम डायरेक्शन की बात करते हैं ना, तो दैट्स नॉनसेंस। वो कोई सेंस नहीं बैठता है कि भाई टेम्परेचर जो है 26 डिग्री सेल्सियस सारे डायरेक्शन में है। अरे इसका डायरेक्शन से क्या लेना देना है, समझ में आया ना? उसी तरह वॉल्यूम जो है, इसको भी कोई डायरेक्शन से लेना देना नहीं है, समझ में आया ना? उसी तरह टेम्परेचर जैसे हो गया, वॉल्यूम हो गया, चार्ज हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी। अभी हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटी। कितने फिजिकल क्वांटिटी जो देखा था? कोई भी क्वांटिटी को 2 पार्ट में बांटा था, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी और एक फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 पार्ट में बांटने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वांटिटीज, फिजिकल ही क्वांटिटी हैं, जितनी एग्जांपल्स लिखे थे ना उसके अलावा भी और सारे हैं, तो यही फिजिकल क्वांटिटी है जिनको तुम मेजर कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन की बात करना गुनाह है, पाप है, समझ में आया? लेकिन कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें हमें डायरेक्शन की अगर बात नहीं करे ना, तो सारा सेंस ही बदल जाएगा। अब कैसे होगा समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में बांटा गया। एक को बोला गया स्केलर और दूसरे को क्या बोला गया? वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको, हाँ, स्केलर क्वांटिटी को कैसे? इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, magnitude only, but doesn't have any specified direction, any specified direction, specified डायरेक्शन। समझ में आया? स्केलर क्वांटिटी के पास कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी अब थोड़ी देर में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी, पहले डेफिनेशन लिख लो। वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है? इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सिर्फ इतना ही लिख देने से काम नहीं होने वाला है, समझ में आया ना? कुछ लोग सवाल उठा देंगे कि मास्टर क्या पढ़ाया तुम्हारा, देखो तो ये करंट है, इसमें तो डायरेक्शन भी होता है, समझे कि नहीं? हाँ, तो अभी रुको जरा सबर करो। इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एकदम बेसिक लेवल पे अभी बात हो रही है, ठीक है? तो ये तो 10th में भी कुछ बच्चे कहीं कहीं से जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि सर स्केलर क्वांटिटी में मेरे को पता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, बस इतना ही जानते हैं, ठीक है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? देखो, सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अभी बोला था ना, इस रूम का वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम में डायरेक्शन की बात करना सही है क्या? तो वो कौन सा क्वांटिटी हो गया? स्केलर। चार्ज में भी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, टाइम में भी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, डिस्टेंस में भी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी है। और कुछ बोलो। एनर्जी में भी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, टेम्परेचर भी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो डेंसिटी, वेरी गुड, इधर लिख लो डेंसिटी। और बोलो। देखो, एनर्जी मतलब किसी टाइप का एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जितना भी एनर्जी, सब एनर्जी, किसी टाइप का एनर्जी, सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी मीन्स एनर्जी। अब फोर्स, समझे ना? अब एक लड़के से मैंने पूछ दिया कि बताओ न्यूक्लियर फोर्स का यूनिट क्या होता है, सोच में पड़ गया। मुझे तो फोर्स का यूनिट पता था, न्यूटन, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स का यूनिट क्या होगा? अरे मूर्ख, न्यूक्लियर फोर्स का भी यूनिट न्यूटन ही है। दुनिया का किसी भी फोर्स का यूनिट न्यूटन ही है।
एज सिंपल एज। समझ में आया ना? अब ध्यान से सुनो। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच पॉजेज मैग्नीट्यूड ओनली बट हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। समझ में आया ना? इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। अगर इस डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो नॉनसेंस है। कुछ और भी एग्जांपल ले लो, अब तुम्हें लगेगा अच्छा ये भी होता है क्या? करंट, ठीक है। करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। कुछ लोग हैं ना, इसको देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सारे मिसकॉन्सेप्शन दूर हो जाएगा। करंट को कुछ लोग वेक्टर क्वांटिटी बोल देता है, समझे? अब जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ना, जब लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि यार सच में करंट कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहाँ डायरेक्शन वो नहीं है जो ये यहाँ, समझ रहे हो ना? जैसे फोर्स का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन यहाँ करंट का एक सेंस होता है कि भाई हाँ ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो पहला मेथड है इसको ऐसे जानने का। दूसरा, जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, उनको ट्रायंगल ऑफ एडिशन वो क्या फॉलो करते हैं? सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा वेक्टर क्वांटिटी का, इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड करना होगा, तब जाकर वेक्टर का डेफिनेशन क्लियर होगा। अगर कोई भी इंसान, मान तुम रास्ते से जा रहे हो और पूछ दे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो तुम बोलना कि द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फिर तुम्हारी तरफ उस शक के निगाहों से देखे तो समझ जाना कि वो कुछ और पूछना चाहता है। तो बोल देना कि रुको जरा, सब्र करो बोलना कि देखो वेक्टर क्वांटिटी का उसको और ऐड कर देना, क्या एडिशनल, इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सॉरी, तुम चुप रहो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आया क्या? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है कौन? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी। अब यहीं पे थोड़े मैं बता दूंगा कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, हर चीज का समय आता है, थोड़ा वेट करो, ठीक है। चलो, तो हमने ये जाना कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। करंट स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान से मैं फिर से बता रहा हूं, करंट स्केलर क्वांटिटी है। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, समझे? मैं चाहूं तो अभी भी बता सकता हूं कैसे फॉलो नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करो, जब समय आएगा एक लेक्चर या 2 लेक्चर बाद, तब मैं इसको क्लैरिफाई कर दूंगा। मुझे याद दिलाना, ठीक है? यस सर। ओके, तो ये हो गया। अब तुम सोच रहे होगे कि सर, मेरा एक दोस्त है वो पूछ रहा था कि सर एरिया स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? तो जैसे ही मैं पूछता हूं एरिया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, सब लोग जवाब यही देखते हैं मैक्सिमम कि सर ये तो स्केलर क्वांटिटी है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड, किसका? रेक्टेंगल का। स्क्वायर क्या होता है? ये ए स्क्वायर, एक सरफेस ये स्फीयर का होता है 4πr स्क्वायर, समझे ना? और 6a स्क्वायर हो जाता है क्यूब का, समझे कि नहीं? लेकिन वो एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? तो ध्यान से सुनो, जरूरत पड़ने पे स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, और नहीं जरूरत पड़ने पे स्केलर क्वांटिटी है। मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी की तरह भी ट्रीट किया जाता है और स्केलर क्वांटिटी की तरह भी ट्रीट किया जाता है। लेकिन अब कोई डायरेक्टली तुमसे पूछ दे कि एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, सीधे जवाब दो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ रहे हो ना? क्योंकि कभी तो पॉसिबल है ना भाई कि वेक्टर होता है वो। तो जब तुम 12th में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, वहां पे गॉस लॉ पढ़ोगे, समझे कि नहीं? तो या फ्लक्स पढ़ोगे, तब वहां यूज आएगा कि हाँ एरिया को एज ए वेक्टर ट्रीट करना होता है। और एरिया का वेक्टर क्या होता है? जैसे ये एक एरिया है ना, तो इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एक लाइन में अगर बात करूं तो एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन कॉमन सेंस के लिए जरूरत जहां नहीं पड़ेगा, तुमको कोई पूछेगा कि ये लेंथ है ब्रेथ है, एरिया निकालो, तो L इंटू बी, सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल गया है कि नहीं? लेकिन अगर कोई यहां से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, सॉरी यहां से पानी जा रहा है अंदर, तो इस एरिया को ऐसे कर दो तो पानी कम जाएगा ना। परपेंडिकुलर ऐसे थोड़ा सा घुमा दो एंगल से, ये थोड़ा सा ऐसे घुमा दो थीटा एंगल से, तो उतना तो पानी नहीं जा पाएगा ना। तो उस सेंस में उसको फ्लक्स बोलते हैं।
उस सेंस में एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। तो समझ में आया ना। तो जब जरूरत पड़े तो वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं पड़े तो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन कोई अगर स्ट्रेस देकर पूछ ले कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है समझ में आया ना। तो वो पूछना चाहता है कि तुम जानते हो कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की यही परसेप्शन है कि एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है। अरे क्यों नहीं है, बिल्कुल है कि नहीं है। अब देखो ये इसका एरिया क्या हो गया, इधर हो गया, ठीक है। मान लो ये सरफेस है, तो यहाँ पे ये कोई सरफेस है ऐसे, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होता है, समझ रहे हो ना। कोई भी सरफेस, जैसे ये ऐसे किया हूँ, ऐसे सांप की तरह ऐसे, है ना, तो यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, समझ में आया ना। तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया का वेक्टर, मतलब उसका डायरेक्शन। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े क्या। यस सर। तो हाँ, कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसका, स्केलर क्वांटिटी का तो बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। मास भी लिखो ना, मास भी स्केलर क्वांटिटी है। अमाउंट किसी भी चीज का, मोल भी स्केलर क्वांटिटी है। मोल, लुमिनस इंटेंसिटी सिलेबस से बाहर है आएगा, समय आएगा, ठीक है। तो हमने तो अब फिर से हाँ इसका एग्जांपल लिख लो। अब कुछ चीज़ों में मतलब डायरेक्शन अगर नहीं बताऊं तो पाप हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फोर्स की, चलो तुम 2 न्यूटन फोर्स लगाओ। हाँ तुमने पूछा ना किधर, समझ में आया ना। हाँ मान लो तुमको इससे दुश्मनी है तो तुम इसको लगा देती 2 न्यूटन, फिर मैं बोलता है अरे इधर नहीं लगाने का, बरोबर, फिर तुम इधर लगा देती, फिर इधर गुस्सा, दोनों मिलकर तुमको समझ में आया। तो कहने का मतलब अगर मैं फोर्स बोल रहा हूं तो फोर्स का जब तक डायरेक्शन नहीं बताऊं ना तो वो सेंस क्रिएट नहीं कर सकता है। समझ में आया ना। जैसे तुमने पूछा किधर, तो मैंने बोला कि खुद को मारो समझे ना। तो वो इधर हो गया, ठीक है, या इधर हो सकता है, इधर फोर्स लगा सकते हो, इधर ऊपर नीचे कैसे भी, समझ में आया ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ दीवार है, इधर दीवार है, दीवार ठीक है, ये क्या है, दीवार है। अब मुझे बॉक्स, तुम्हें देखो बॉक्स को उस प्लेस से डिस्प्लेस करना है, तो तुम 10 न्यूटन फोर्स लगाना है तुम्हें। तो क्या दीवार के परपेंडिकुलर लगाओ तो बॉक्स मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। ऊपर से लगाओगे तो बॉक्स मूव करेगा क्या, नहीं। नीचे से लगा नहीं सकते क्योंकि नीचे जमीन है, ठीक है। हाँ नीचे जाके ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसको लेफ्ट में डिस्प्लेस करना है तो तुम्हें राइट से फोर्स लगाना होगा, और राइट में डिस्प्लेस करना है तो लेफ्ट से फोर्स लगाना होगा। मतलब कहीं ना कहीं फोर्स अगर तुम्हें लगाना है तो डायरेक्शन की जरूरत है ही। बिना डायरेक्शन का फोर्स जो है मीनिंगलेस है, समझ में आया ना। हाँ अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, पता चला कि ले जाना था उधर और तुम इधर ले गए, समझ आया ना। अब मान लो कोई जैसे रोबोट है, जैसे मान लो जैसे रोबोट है, देखा है क्या रोबोट में भी रजनीकांत 2.0 नहीं, पहला फर्स्ट देखना, वो सबसे ज्यादा अच्छा है। सोल्जर्स रोटेट योर हेड्स, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है ना। तो कहने का मतलब सिस्टम के अंदर उसको जो भी है सॉफ्टवेयर वो दिया गया है कि हाँ ऐसा करने पे ऐसे करना है। मतलब मान लो मैं रोबोट हूँ और मुझे बोला है कि 10 न्यूटन फोर्स लगाना है और यहाँ पे जो कील है इसको इंसर्ट करना है बोर्ड के अंदर, तो मैं आऊँगा ऐसे। अब मुझे सिर्फ बोला गया 10 न्यूटन, तो मैं कहीं पे भी 10 न्यूटन लगा सकता हूँ ना। लेकिन अगर मेरे सिस्टम के अंदर ये डाला गया है कि इसको इंसर्ट करने के लिए इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाना होगा, मतलब एक डायरेक्शन दिया गया है, तब मैं इस कील को इंसर्ट कर पाऊंगा। नहीं तो 10 न्यूटन में इधर लगा दूंगा तो कील इंसर्ट होगा क्या, नहीं होगा। समझ में आया ना। तो कहने का मतलब है कि फोर्स अगर मैं बात कर रहा हूं तो वहां डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अब जब डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, मैं यहां से पुणे गया मान लो, तो पुणे अगर जा रहा हूं तो किसी भी रास्ते से जा सकता हूं। कितनी पॉसिबिलिटी है यहां से पुणे जाने का, यहां से लगभग 67 किलोमीटर है ना। कितने पॉसिबिलिटी है पुणे जाने का। मैं नीचे उतरूंगा, ऐसे गाड़ी लूंगा, जा सकता हूं, ठीक है।
तो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। अरे मान लो मेरे अंदर जादू है, मैं इसे उड़ा, इस रूम को छेद कर दिया और ऊपर से उड़कर चला गया, है कि नहीं? मैं इधर से निकल गया, मैं इधर से निकल गया, मैं ऐसे करके निकल गया। तो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना, यहां से पुणे जाने का। तो ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, अब मान लो कि तुम पुणे गए और ये एब्सेंट थी, तुमने सारी चीज़ें बताई कि हाँ मैं वहाँ गई, वहाँ जो है ना वो होटल था, वहाँ पे मैंने खाना खाया, ठीक है, फिर उसके बाद में गाड़ी पंचर हो गया, उसको बनवाया, तब मैं गई इस वाले रास्ते से, ऐसे ऐसे एग्जैक्ट रास्ता तुमने बता दिया, ठीक है। ये कल अगर आज एब्सेंट थी, कल आई, क्या ये बता पाएगी एग्जैक्ट रास्ता तुम किस रास्ते से गई पुणे? नहीं बता पाएगी ना। हाँ, तो यानी स्पेसिफिक नहीं है, तुम्हारा डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन मान लो कि यहाँ से पुणे जो है, इस पोजीशन से पुणे बस स्टैंड, क्या नाम है उसका, मान लो इस्कॉन टेम्पल है, ठीक है, तुम्हें इस्कॉन टेम्पल जाना है। तो इस्कॉन टेम्पल का जो गेट है ना, जो मेन गेट है, वहाँ तुम गई, एक पॉइंट वहाँ पे एक है, मतलब एक खंबा है, वहाँ गई, और इसको बताया गया, ये एब्सेंट थी, लेकिन इसको बताया गया कि ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता से गई है। ये सिर्फ इसको इतना ही इंफॉर्मेशन दिया कि हाँ ये पुणे गई, और कैसे गई, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता से। तो इसका दिमाग का ये है ना, बत्ती खुलेगा, अच्छा शॉर्टेस्ट रास्ता, मतलब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ये ज्वाइन कर दो, है ना, अभी यहाँ ये यहाँ पे है और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, इसी रास्ते से वो गई होगी। पहले तो कोई भी रास्ता हो सकता था ना, समझ में आया ना, कोई भी रास्ता हो सकता था, लेकिन जब मैंने शॉर्टेस्ट रास्ते की बात कही तो ये ही रास्ता पॉसिबल, दैट इज ए टू बी इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन। उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो अब तो तुम्हारे दिमाग में आ गया ना कि हाँ ये इसी रास्ते से गई होगी, लेकिन पहले नहीं बता सकते थे ना। तो जो पहले वाला जितने भी पॉसिबिलिटी थी ना, इंक्लूडिंग ये भी, सब डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस में ये भी आ जाएगा क्योंकि वो भी तो एक रास्ता ही है ना। लेकिन हम क्या गारंटी के साथ बोल सकते हैं क्या कि किधर से गई, है ना, ऐसे गए या ऐसे गए, या दिल्ली गई, दिल्ली से इधर, दिल्ली से मोदी जी से मिलकर फिर यहाँ पे आ गए, मोदी जी ने कहा मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, भागो यहाँ से। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, है कि नहीं? तो ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम्हारे पास स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इस केस में। लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो उस केस में क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे डिस्प्लेस होना स्ट्रेट लाइन में, तो वहां तो डायरेक्शन फिक्स है ना, स्पेसिफाइड है ना कि हम भाई यही डायरेक्शन से गई होगी है। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दे दिया कि वो जो है ना, इसका क्या हुआ है, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता से गई, या क्या बोल सकते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो तुम्हारे दिमाग में आ गया, अच्छा डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से इधर इस डायरेक्शन में गई होगी, मंचर टू पुणे, ना उड़ के ना छेद करके, कैसे भी, मतलब यहां से सीधे ऐसे, मतलब दीवार वाल छेद करके तो जाना ही होगा। समझ में आया ना? तो उतना पावर है इसके पास, उसका टेंशन मत लो। तो क्या तुम्हें समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? Yes, sir. ठीक है, तो वहीं, अच्छा मुझे बताओ, ये जो डिस्टेंस था इसलिए मैंने इसको क्या लिया था, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि कोई इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी और ना ही तुम बता सकते हो। Yes, sir. ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की तो उसमें क्या आया, डायरेक्शन आया। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो एग्जांपल के तौर पे लिख दो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होगा, वेलोसिटी, उसके बाद क्या हो गया, फोर्स, उसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं? अरे नहीं है, इधर लिखा दिया था ना एनर्जी, चाहे मेरा एनर्जी, चाहे उसका एनर्जी, चाहे काइनेटिक एनर्जी। एरिया, एरिया लिख सकते हो, एक्सीलरेशन, एरिया लिख सकते हो। एरिया क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आ जाता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पे। और कोई दिक्कत, और कुछ बताओ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, वेरी गुड, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और कोई,
करंट डेंसिटी लिखने के लिए लिख लो, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा। करंट स्केलर क्वांटिटी है, बहुत अच्छा इसने बोला। करंट जो है ना स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। लेकिन करंट भी स्केलर क्वांटिटी है और डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट डेंसिटी वेक्टर। हाँ, यही तो राज है। अब यहाँ पे सब राज बता दूं तो मुझे एक चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन इसने किया कि करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। करंट और डेंसिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे से बहुत सारे चीज आएंगे, समझे ना। लेकिन अभी उसको यहाँ पे बता पाना नाइंसाफी है, मजा नहीं आएगा। जब वहां पे समझ रहे हो ना, जब समय आएगा तो उसको एकदम डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। पता है कुछ लोग करंट को क्या बोलते हैं? इसको टेंसर क्वांटिटी बोल देते हैं बिना मतलब का। टेंसर क्वांटिटी, डू यू नो टेंसर क्वांटिटी? जो स्केलर भी हो और वेक्टर की हो, ये बात फालतू है, समझे ना। टेंसर क्वांटिटी नहीं है करंट। ऐसे अगर मैं टेंसर क्वांटिटी की बात करूं ना, मतलब जो स्केलर भी हो और वेक्टर भी हो, तो स्केलर और वेक्टर दोनों टेंसर क्वांटिटी है। इसका इंडेक्स होता है 0, उसका इंडेक्स होता है 1। अब यही तो नहीं समझ में आया ना इंडेक्स मतलब। तो टेंसर क्वांटिटी बाहर है हमारे सिलेबस से, है ना, उसके बारे में चर्चा ही मत करो। जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जब तुम 11th में ही पढ़ोगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल चैप्टर में, तो एनसीईआरटी ने बहुत चालाकी किया है, उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस तरह से फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, उसी तरह एक टर्म होता है जिसको आई से डिनोट करते हैं, और वो होता है एम आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टेंसर क्वांटिटी के अंदर आ जाता है। अब एनसीईआरटी ने ना तो स्केलर बोला है और ना ही वेक्टर बोला है, लेकिन इसका ऑपरेशन जो किया है स्केलर की तरह किया है। तो बहुत चलाक है एनसीईआरटी, समझ में है ना। पूछेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना, पूछ ले क्या, पूछेगा ही नहीं तुम्हारे सिलेबस में कि ये स्केलर क्वांटिटी है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, लेवल से बाहर है, समझे ना। तो टेंसर क्वांटिटी जो होता है ना, उसका इंडेक्स के फॉर्म में आता है। तो ये डिग्री, इसका इंडेक्स 0 होता है, इसका इंडेक्स 1 आता है, समझे ना। करंट जो है कोई टेंसर क्वांटिटी नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोचता है कि भाई इसके पास तो डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, कहीं पे स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ये समझ में आया, करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर तुम बोल रहे हो टेंसर क्वांटिटी है, तो सब टेंसर क्वांटिटी है, विथ इंडेक्स 0 और विथ इंडेक्स 1। समझे कि नहीं। तो एक्चुअली क्या है, टेंसर को लेकर कुछ ज़्यादा लोग उतना जानकारी नहीं रहता। ठीक है, जाने दो, अपने हो क्या, चलो ठीक है। तो करंट को लेकर कोई कंफ्यूजन है क्या? एरिया को लेकर कोई कंफ्यूजन है क्या? स्केलर क्वांटिटी को लेकर कोई कंफ्यूजन? वेक्टर क्वांटिटी को लेकर नहीं। चलो फिर से समराइज करते हैं। हमारे पास क्या होता है, कुछ फिजिकल, कुछ क्वांटिटीज होते हैं जिनको हम 2 पार्ट में बांटते हैं। क्या होता है, कुछ को हम मेजर कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। जिनको मेजर कर सकते हैं उन क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, वो फिजिक्स के अंदर हम उसी के बारे में स्टडी करते हैं। फिर पता चला मेजर तो कर लिया, लेकिन डायरेक्शन, कुछ में की डायरेक्शन की बात हो रही है, कुछ में डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड द सेकंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब इतना कहने से वेक्टर क्वांटिटी का पूरा डेफिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए एक और पॉइंट लिख देना, इट फॉलोज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि बाद में पढ़ना है हमें, मतलब 1-2 लेक्चर बाद। समझ में आया ना। तो फॉलोज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। हम थोड़ा सा स्लो पढ़ रहे हैं, थोड़ा स्ट्रेस देकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 10th से आते हैं स्केलर और वेक्टर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फिर हमने देखा कि वाई डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड वाई डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वाई डू वी नीड डायरेक्शन इन वेक्टर क्वांटिटी लाइक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पूरा अच्छे से समझा ना। ओके, तो ये सब चीज समझ गया, कोई दिक्कत?
एरिया अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, लेकिन उसको वेक्टर के अंदर ही डाल दो, समझे। बहुत सारे क्वांटिटी मैंने देखा, मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, जिसको पी से डिनोट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करो, वेलोसिटी आ जाता है, फिर टाइम से डिवाइड करो, एक्सेलरेशन आ जाता है। ये सब क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज इन दिस क्वांटिटी डायरेक्शंस आर नीडेड, डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। एवरेज स्पीड हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर हो गया। कुछ बाकी हो तो लिख लो। फिर मैंने ये भी बताया कि कुछ लोग है ना कंफ्यूज करते हैं टेंसर क्वांटिटी। अरे पढ़ना ही नहीं है, काहे को कंफ्यूज कर रहे हो? टेंसर क्वांटिटी है ना, टेंसर क्वांटिटी जो होता है ना वो इंडेक्स के फॉर्म में आता है, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, हमें नहीं जानना है उसके बारे में। जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को भी मतलब बोल दिया जाता है, एक्सिस है ना, एक्सिस के अबाउट ऐसे बोला जाता है। जो आर जो है ये स्केलर वेक्टर है और एम जो है स्केलर है, एक्सिस से डिस्टेंस लिया जाता है। ये जब पढ़ोगे रोटेशन तो पता चलेगा। तो एनसीईआरटी ने बहुत दिमाग लगाया, कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में, ना स्केलर बोला है ना ही वेक्टर बोला है। स्केलर की तरह ट्रीट कर लो, वहां पे जब आओगे तो पता चलेगा। हाँ, तो करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। समय आने पे जान लेंगे, ठीक है। करंट डेंसिटी एग्जाम्पल के तौर में ये जब लिख रहे थे ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम, एरिया, एक्सेलरेशन, उसी में क्या लिख लो? करंट डेंसिटी भी लिख लो। समझा क्या? चलो अब आगे बढ़े क्या, इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है। हाँ, एक और टर्म जो हमें जानना है वो हम लोग मिस कर दिए थे, प्रेशर। अब मुझे बताओ, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? तुम बताना, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सुंदर, तुम्हें क्या लगता है? वेक्टर क्वांटिटी। तुम बताओ। हाँ, प्रेशर जो है इसने क्या बोला? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अरे ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताओ? फोर्स अपॉन एरिया। अगर कोई भी ऐसा बोलता है तो वो 100% गलत है। फोर्स अपॉन एरिया नहीं होता है प्रेशर। सब कुछ लगता है यार फोर्स अपॉन एरिया सुनकर आ जाते हैं। फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर नहीं होता है। जो सरफेस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है ना, जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, थ्रस्ट भी बोलते हैं, है ना। तो बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा? थ्रस्ट अपॉन एरिया, या ऐसे एफ परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड अपन एरिया का मैग्नीट्यूड, ये होता है प्रेशर। एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए वेक्टर अपन वेक्टर डिवाइड नहीं कर सकते। और तुम कह लो हैं आगे पढ़ने वाले हैं 1-2 लेक्चर बाद, ठीक है। तो बस ये जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेशर कौन सा क्वांटिटी है? हाँ, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। एक सरफेस है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या है? सरफेस है, टेबल है मान लो, यही वाला टेबल ये जो है ना, समझ में आया? हो गया। अब इधर देखो, अब एग्जैक्ट वैसे कैसे बना सकता हूँ? मान लिया अच्छा बनाया, इसका मतलब आप ध्यान से देखना। अब इस टेबल पे अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया ना, तो इसके चलते फोर्स अपन ये मतलब पूरे टेबल पे मतलब किसी चीज से क्या होगा? अब ये लाइन दे रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि इसी पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूँ। मतलब मान लो मैंने एक बैग लिया, बैग यहाँ पर रख दिया, ऊपर से फोर्स लगाया, तो फोर्स पूरे टेबल पे लग रहा है। अब फोर्स अपन टेबल का एरिया, ये क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा तिरछे फोर्स लगाया, तिरछा मतलब थोड़ा एंगल पे, तिरछा वर्ड नहीं पता, मार्स से आए हो क्या? चलो हाँ, तो ये थीटा हो गया, ठीक है। और ये फोर्स इधर लगाया, तो अब बताओ पहले से ज्यादा प्रेशर होगा या अभी से ज्यादा प्रेशर आएगा? इसमें पहले वाले में ज्यादा प्रेशर होगा, यही कहना चाहते थे ना? ठीक है, तो पहले वाले में ज्यादा प्रेशर हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो परपेंडिकुलर लग रहा है उसी के चलते प्रेशर आ रहा है कि नहीं? इसमें 2 कंपोनेंट हो जाता है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। अभी इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है वो क्या होता है, जब समय आएगा तो आएगा,
ठीक है, पढ़ लेंगे। बस ये जानो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होता है, प्रेशर होता है। और एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर नहीं है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है बताओ जल्दी खटाखट। पास्कल। आज क्यों नहीं, हाँ बोलो। एटीएम होता है प्रेशर का यूनिट। हाँ, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर बहुत होता है, टॉरिसिली होता है, बार होता है, एटीएम होता है और पास्कल भी होता है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो पास्कल लिखना या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स अपन एरिया क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इज इट ओके? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई वेक्टर है तो है, अब इसको कुछ तो मतलब रिप्रेजेंट किया जाता होगा ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे दिखेगा तो अच्छा हाँ यही वेक्टर है, ये यही वाला है, समझ में आया ना। अब देखो एक्चुअली वेक्टर जो क्वांटिटी है, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट एरो, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तुम कहोगे सर इसका मतलब कि मतलब राइट साइड, और राइट साइड ही करते हैं क्या? अरे जरूरी नहीं, ये भी क्या है, ये भी ये क्या है, वेक्टर है। इधर क्या है, ये भी क्या है, वेक्टर है। नीचे ये भी क्या है, वेक्टर। समझ में आया ना। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो की सहायता लेते हैं, मतलब एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, करते हैं। तो आगे क्या, द टेल इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हेड इज द एंडिंग पॉइंट। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे समझने की कोशिश करो और स्ट्रेस मत डालो दिमाग पे। ठीक है, कुछ ऐसे चीजें होता है जो अभी तुम्हें लगेगा कि हाँ यार इतना अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन फिर दोबारा पढ़ोगे तो लगेगा अरे हाँ यस, दिस इज वाई, दैट इज वाई। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो, कहने का मतलब है द टेल इज द स्टार्टिंग पॉइंट। कहीं से तुम चलते हो, मतलब मान लो यहां से मैं चल रहा हूं बस स्टैंड, कितना दूर पे है, 40 मीटर, 50 मीटर पे है। ठीक है, तो मैं यहां से देखो, यहां से यहां तक चला, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट, इट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज ए, और ये बी क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट। तो इसका कहने देखो, एरो दिया है तो जिधर की तरफ एरो गया है वो मेरा डायरेक्शन है, मतलब मैं ऐसे गया हूं। अगर ये ऐसे रहता तो ऐसे गया हूं, समझे क्या। और ये जो लेंथ है ना यहां से यहां तक, ये लेंथ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट अकर्ड। जब मैं गया तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। हाँ, तो अगर मान लो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था और मैं यहां गया, ऐसे भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, या ऐसे भी गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैं यहां से यहां तो गया, तो यहां इनिशियल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट ये हुआ, दोनों को ज्वाइन कर दिया और एक एरो दे दिया। एरो मतलब डायरेक्शन जिधर की तरह हीड हो रहा है, HEED है ना, वो क्या होता है, वो बताता है कि आदमी जा किधर रहा है। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट के केस हो गया। फोर्स के केस में भी अगर कोई फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कहां 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 लिखूं, मान लो किसी फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोर्स 10 न्यूटन होता है, 20 न्यूटन होता है, 30 न्यूटन होता है, 40 न्यूटन होता है। तो ये जो लेंथ है ना, और ये लेंथ देखो कौन ज्यादा लेंथ है, नीचे वाला लेंथ है ना। मतलब नीचे वाला जो वेक्टर है ना, अगर फोर्स का वेक्टर है, पहले ही बोल देगा कि भाई ये जो है ना फोर्स का वेक्टर है, तो मुझे बताओ कौन सा ज्यादा फोर्स अमाउंट का है, नीचे वाला, क्योंकि इसका लेंथ क्या है, बड़ा है। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है कि फोर्स आखिर लग किधर रहा है। जैसे तुमको बोला था ना 2 न्यूटन लगाओ, तो तुमने इसको मार दिया। लगाना किधर था फोर्स, तुम्हारे सर पे, ताकि बुद्धि खुले। समझ में आया ना। इकड़े तिकड़े बाद में करना, इधर आओ, देखो इधर, तो समझ में आया ना। ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड, अमाउंट। कुछ लोग सोचेंगे यार मैग्नीट्यूड पहली बार सुना। अमाउंट जो होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। जिससे मान लो
हाँ, एक ये भी हुआ था मेरे साथ, पता है, जब मैं वेक्टर पढ़ा रहा था ना, तो एक बार क्या हुआ कि मैंने ऐसे ही पूछा, अच्छा स्टूडेंट था, मतलब ठीक था, बाद में पता चला तो मैंने पूछा कि अच्छा टाइम बताओ कितना हो रहा है, तो उसने बोला 3, ऐसे ही कुछ बोला, मान लो 3:15 बोला। तो मैंने बोला कि मतलब किस डायरेक्शन में? तो बोला सर हर डायरेक्शन में समझ में आया ना? तो उसको लगा कि टाइम हर डायरेक्शन में 3:30 हो रहा है। अरे मूर्ख, टाइम का कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं किया जाता है, समझे ना? वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलो ध्यान से सुनना। तो ये जो इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। और एरो क्या दिखा रहा है कि आखिर फोर्स जो लग रहा है वो किधर है? जब फोर्स की चर्चा हो रही है, तो जब डिस्प्लेसमेंट की चर्चा हो रही थी तो आदमी यहां से यहां तक गया, डिस्प्लेस हुआ, किधर की तरफ? एरो की तरफ। और ये जो लेंथ है क्या रिप्रेजेंट करता है? अमाउंट या मैग्नीट्यूड। कंफ्यूज मत होना, अमाउंट या मैग्नीट्यूड। मैं यहां पे लिखा दे रहा हूं, अमाउंट या मैग्नीट्यूड। कंफ्यूज मत होना, ये निगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। अमाउंट या मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉडुलस मैथ्स में पढ़ोगे तो, ठीक है। तो टेल इनिशियल पॉइंट होता है, हेड जो होता है फाइनल पॉइंट होता है, और दोनों के बीच का जो ये लेंथ होता है, ये क्या होता है? लेंथ ऑफ द वेक्टर। जो भी वेक्टर की चर्चा कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट की कर रहे हो तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स की कर रहे हो तो इतना अमाउंट फोर्स लगा, मोमेंटम की चर्चा कर रहे हो तो इतना लेंथ का मोमेंटम हुआ। लेंथ में नहीं, वो एक रिप्रेजेंट किया जाता है, जस्ट, समझे कि नहीं? उसके बाद में और भी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इन सबको रिप्रेजेंट किया जाता है, समझ में आया? तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये टेल हो गया, ये हेड हो गया। मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर। देखो ए के ऊपर ऐसे छोटा सा ऐसे वेक्टर का साइन लगा देते हैं। ध्यान से सुनो और कंफ्यूज मत होना, ये अलग बात है और ये नोटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये नोटेशन है। तो इस एरो को ऊपर नीचे कहीं नहीं ले जा सकते हो कि सर आपने तो बोला था कहीं ले जा सकते हैं, मतलब ये भी एक वेक्टर है, ये वेक्टर, और इधर भी एक वेक्टर, ए वेक्टर। अरे नहीं रे ये नोटेशन है। किसी भी कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है ना, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स तो क्या है? फोर्स के ऊपर एक वेक्टर दे दो, नोटेशन है। नोटेशन जानते हो ना, समझते हो ना? हाँ। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट को अगर एस से डिनोट करते हैं तो एस के ऊपर क्या दे दो? एक एरो दे दो छोटा सा, इधर की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट नहीं, या ऊपर इधर नहीं। ये इधर उधर कहीं हो सकता है, लेकिन ये नोटेशन इधर उधर नहीं होता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, समझ में आया? क्लियर हुआ? वेलोसिटी के ऊपर वेक्टर दे दो, मोमेंटम पी से डिनोट करते हैं, वेक्टर दे दो। कहीं पे लिखा है एस और कहीं पे एस वेक्टर लिखा है, मतलब ये क्या है? डिस्टेंस है, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यहीं से पता चल जाता है वेक्टर क्वांटिटी कौन है और स्केलर क्वांटिटी कौन है। वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या दिया जाता है? एक एरो दिया जाता है छोटा सा राइट साइड में, और स्केलर क्वांटिटी ऐसे ही खाली रहता है, कुछ नहीं। किसी किसी बुक में बोल्ड लेटर में, यहां पे देखो, ए के ऊपर एरो दे दो, या बोल्ड लेटर में ए लिखो ऐसे से। अब हमारे लिए चूंकि हम बुक थोड़े ना लिख रहे हैं, है ना, ओवर राइटिंग कौन करे, इसीलिए ये ए के ऊपर एरो दे देना हमारे लिए सुविधाजनक है, कंफर्टेबल है। समझ में आया? बोल्ड में मत लिखना। हाँ, लेकिन कहीं बोल्ड लिखा हुआ ना, जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं ना, हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां ए के ऊपर वेक्टर नहीं दिखेगा तुम्हें, थोड़ा सा बोल्ड लेटर में ए लिखा होगा। मतलब अगर फोर्स को लिखना हो ना तो फोर्स को ऐसे बोल्ड लेटर में लिखेगा ऐसे, तो समझ जाना कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। वो वेस्ली फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के ऊपर है ना v, ऐसे v वेक्टर नहीं दिया रहेगा, वो क्या देगा? ऐसे थोड़ा सा बोल्ड लिख देगा ऐसे। और यहाँ पे कहीं पे चर्चा करेगा कि हाँ एक वेलोसिटी है वो। तो बात समझ में आई कि अभी हमें ज़्यादा यही मिलने वाला है।
लेकिन हायर क्लासेज या फॉरेन ऑथर के बुक्स वगैरह देखोगे तो उसमें बोल्ड लेटर यूज होता है। ये भी यूज होता है, वो भी यूज होता है, दोनों जानना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स के ऊपर क्या दे दिया? एरो दे दिया। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या दे दिया? एरो दे दिया। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी के ऊपर क्या दे दिया? एरो दे दिया। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर एरो दे दिया। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसके ऊपर एरो दे देंगे, एरो दे देंगे, ठीक है ना? मत रो। हाँ, कोई डाउट है? चलो, तो आई होप रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ गए। तो ये है रिप्रेजेंटेशन और ये है नोटेशन। डिफरेंस समझ में आया ना नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन में? ठीक है, पूरा लिख लिया क्या? आगे बढ़े क्या? चलिए। अब हमारे पास आया, अगर इफ ए इज अ वेक्टर, अगर ए कोई वेक्टर है, मतलब यहाँ पे ए के बदले कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो हो सकता है। जैसे फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। करंट डेंसिटी हो गया, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। तो उसके बदले अगर मैं बात करूं तो ए वेक्टर, ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये ए के इधर और इधर ऐसे, हाँ, दो डंडे से इसको घेर देते हैं, समझे? कहीं जाए नहीं। ऊपर भी नहीं जा सकता, ऊपर एरो है, देखो इधर। अब ध्यान से सुनो, अब बकवास की बातें नहीं। देन ए वेक्टर का ये जो है ना, इसको मॉडुलस बोलते हैं या मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड या मॉडुलस। शॉर्ट फॉर्म में मॉड बोलते हैं, एक्चुअल में क्या होता है? वो मॉडुलस होता है। क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। या ए, उसको इफ ए इज अ वेक्टर देन मॉडुलस ऑफ ए, मतलब ए का ऐसे और ए इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। मतलब क्या हुआ? मान लो तुमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन ईस्ट में लगाया। कहां पे लगाया? ईस्ट। ईस्ट की तरह, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, हाँ ठीक है। ईस्ट में तुमने फोर्स लगाया, तो मुझे बताओ, देखो यहां ये 3 चीजों से बना हुआ है। एक तो 10 मतलब 10 अमाउंट हो गया। ये इसका अमाउंट कितना है? कोई बोलेगा कितना अमाउंट है फोर्स? 10, ओनली 10। उसका यूनिट है ना, और ये क्या हो गया? डायरेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या हो गया? यूनिट। और ये क्या हो गया? अमाउंट बोलो या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलो या मॉडुलस, मॉडुलस बोलो। कोई दिक्कत है क्या? सब एक ही बात है। तो अगर फोर्स 10 न्यूटन ईस्ट में लग रहा है, इसका मतलब उसका अमाउंट कितना है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन नहीं, 10 ऐसे बोलना। समझ में आ गया? चलो, न्यूटन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, हटाओ। अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है -10 मीटर नॉर्थ, तो बताओ अमाउंट बोलो। हाँ तुम बोलो, अमाउंट बोलो। डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है, ये वेक्टर का साइन दे दो, 10 मीटर नॉर्थ। एक मिनट, -10 मीटर ऐसे ऐसे मत लिखो। मान लो इसको पॉजिटिव ले लो, इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको निगेटिव। ये ईस्ट है और ईस्ट के लेफ्ट में क्या होता है? नॉर्थ। और ये क्या है? साउथ है। अगर कोई बोले तो गलत है, समझे ना? ये वेस्ट है, ये साउथ कौन बोला? ये नॉर्थ है और नीचे क्या हो गया? साउथ है। ये भी नहीं पता तुम लोगों को? हाँ, नॉर्थ के नीचे साउथ होता है, ठीक है। और ये क्या है? ईस्ट है। ईस्ट और वेस्ट, वी आर द बेस्ट, वेस्ट। चलो, नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ भी लिख दो, ये कहेगा मुझे क्यों छोड़ दिया। चलो अब ध्यान से सुनो। मान लो ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो ऐसे हो सकता है -10 मीटर, मान लो -10 मीटर ईस्ट लिख दे। तो इसका ये भी समझ में आ सकता है, कुछ लोग ये भी समझ सकता है कि मतलब 10 मीटर ईस्ट में नहीं, इधर ईस्ट से 10 मीटर इधर। इसका क्लियर पिक्चर तब हुआ जब तुम और आगे वेक्टर पढ़ लोगे। मान लो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि -10 मीटर ईस्ट में बताना चाहता हूँ कि किधर गया वो? वेस्ट में गया है।
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 10 होगा। -10 नहीं होगा। समझ में आया ना? मैग्नीट्यूड किस में आता है? सिर्फ पॉजिटिव में आता है। मैग्नीट्यूड बोलूं, इसका मॉडुलस कितना होगा? 10। समझ में आया ना? उसी तरह अगर कोई ए वेक्टर है तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन। जैसे ईस्ट है ना, तो वो ये ईस्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। अगर नॉर्थ रहेगा तो ये नॉर्थ का काम करेगा। तो सिर्फ अगर मैं ए लिख दूं तो यही तो मैग्नीट्यूड है ना? समझ गए ना? या तो अगर मान लो कोई एक फोर्स वेक्टर एफ है, मतलब ये एक वेक्टर है, पी वेक्टर है, मान लो पी वेक्टर है, कोई वेक्टर क्या है? पी है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? पी, ओनली पी। ऊपर का है ना एरो हटा देना, ये जो रो रहा था ना एरो, उसको हटा देना, तो क्या हो गया? पी। समझ में आ गया? अगर मान लो कोई आदमी कहता है नहीं आप ए से बी तक चलो और इसको ए बी वेक्टर बोलो, ठीक है? ए बी वेक्टर का लिखने का मतलब ये होता है ए से बी की तरफ। पी वेक्टर है तो पी वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरह से लिख सकते हो। ए बी वेक्टर के बदले अगर इसी को पी वेक्टर बोल देता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा क्लियर पिक्चर हो रहा है कि कहाँ से शुरुआत हुई है और कहाँ तक एंडिंग हुआ है। समझ में आया? तो इसका अगर मैग्नीट्यूड मुझे लिखना है तो बोलो जल्दी खटाखट, ए बी हो गया। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया ना? तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? किसी भी वेक्टर के ऊपर से एरो हटा दो बस। अगर नोटेशन की बात आई तो अगर इस तरह से लिखा हुआ तो उसका अमाउंट ले लो बस। तो दोनों तरह से समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े क्या? छापो जल्दी इसको। तो चलो वेक्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है? उनमें से कुछ टाइप्स मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक एक को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आर यू रेडी? चलो, पैरेलल वेक्टर क्या होता है? जिस तरह से सुंदर, अब कोई सुंदर कैसे है जब तक किसी दूसरे से कंपेयर नहीं किया जाए, समझे ना? तो कोई पैरेलल कैसे है? जब तक कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से कंपेयर ना हो, ठीक है? तो एक वेक्टर मान लो यहाँ पे ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तो क्या ये दोनों पैरेलल है क्या? नहीं। तो पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन। छोटा बड़ा हो उसे कोई फर्क ना ही पड़त है। मतलब ये और ये पैरेलल वेक्टर है कि नहीं? अच्छा, ये और ये पैरेलल वेक्टर है कि नहीं? हाँ, इक्वल भी हो सकता है। ये और ये पैरेलल वेक्टर है कि नहीं? बिल्कुल है। उसी तरह ये और ये पैरेलल वेक्टर है कि नहीं? नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है। समझ में आया? तो ये सही है पैरेलल वेक्टर, ये सही है पैरेलल वेक्टर, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। समझ में आया क्या? पैरेलल वेक्टर जिसका दो ऐसे लिख सकते हो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, two vectors are said to be parallel when they have same direction और they have common direction, ऐसे भी बोल सकते हो। Two vectors are said to be parallel when they have same direction और common direction, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है? हमें मैग्नीट्यूड से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। जिसकी बात कर रहे हो सिर्फ उसी की बात करो। अब इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर एकदम डेफिनेशन इसी से बना हुआ है। इक्वल वेक्टर, एक वेक्टर कब इक्वल हो सकता है? तो वेक्टर का जो जो कंडीशन है सब दोनों में सेम सेम होना चाहिए। तो बेसिक दो ही कंडीशन है ना, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मतलब समझे क्या? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम का मतलब दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है? ये ले लो, ये ले लो, समझे कि नहीं? ये ले लो और ये ले लो, इक्वल लेंथ है, तो ये इक्वल वेक्टर है कि नहीं? क्यों? डायरेक्शन अलग अलग है। गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, ये ले लो और ये ले लो, इस बार डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये क्या है? इक्वल है क्या? ये है क्या? ये है क्या? ये क्या है क्या? समझा क्या?
यस, तो ये तो पैरेलल वेक्टर हो गया। टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत टाइप आता है, इसके बाद भी और टाइप्स है, हम अभी बेसिक फंडा देख रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन के लिए तो तुम लिख नहीं सकते हो ना, देखो पहला डेफिनेशन लिख लिया, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल, टू नहीं, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। सिर्फ दो ही से थोड़े ना, अरे तीन वेक्टर भी तो पैरेलल हो सकते हैं, ये समझ में आया ना, ये तीनों तो पैरेलल है ना। तो टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल। अब एक वेक्टर कहीं दिया हो थोड़ा ना कहेगा कि पैरेलल है, समझे कि नहीं? हाँ, तो उसी तरह इक्वल वेक्टर में भी लिख सकते हो, अभी लिखो मत। टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ ऑल ऑफ देम हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब क्या होना चाहिए? डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, वो इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। मतलब क्या ये एंटी पैरेलल है कि नहीं? ये एंटी पैरेलल है कि नहीं? ये एंटी पैरेलल है कि नहीं? ये एंटी पैरेलल है क्या? ये एंटी पैरेलल है क्या? बोलो। अरे है ना, देखो ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। ये एंटी पैरेलल है, ये है क्या? है। ये है क्या? नहीं, ये है, ये है। समझे क्या? अब तुम ध्यान से देखो, इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं, सही है या गलत है? इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स भी हो सकते हैं, समझ में है ना? ऑब्वियसली बात है, जितने इक्वल वेक्टर हैं सब पैरेलल वेक्टर हो जाते हैं, समझे? वेरी गुड। अब आता है निगेटिव वेक्टर। अगर कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर दिया हुआ है, तो उसका निगेटिव क्या होगा? ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला जो वेक्टर है ना, ऐसे पीछे कर देंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, ये गुनाह है और पाप, दोनों का मिक्सचर है ये। ऐसा नहीं करना। ऐसा मैंने देखा है, एक लड़का ऐसे ही कर दिया था। सर ऐसा क्यों नहीं होता कि मतलब ऊपर वाले को ऐसे कर देते? मैंने पहले ही बता रखा है ना कि ऊपर वाले के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, वो वही उधर ही रहता है, ठीक है? बस ए वेक्टर का निगेटिव माइनस लगा देते हैं। सॉरी, ए वेक्टर हो गया, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर को कैसे लिखोगे? माइनस ए वेक्टर से। अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है? आर निगेटिव वेक्टर। क्या वेक्टर है? निगेटिव वेक्टर्स। इट मीन्स ए इक्वल टू माइनस बी वेक्टर लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? यस। ओके, चलो ये पहले लिख लो। इफ ए एंड बी वेक्टर्स आर निगेटिव वेक्टर्स देन ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, निगेटिव वेक्टर क्या मतलब हुआ इसका? अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, मतलब मैग्नीट्यूड से कोई छेड़छाड़ मत करना। एक वेक्टर है, इधर देख रहा है, इसको ऐसे कर दो। समझ में आया ना? उसके मैग्नीट्यूड के साथ कुछ किया क्या? नहीं। मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा कि नहीं? डायरेक्शन डिफरेंट होगा। डिफरेंट नहीं, अपोजिट हो जाएगा, ऐसे बोलो, ठीक है? तो ये लिख लिया क्या? टू वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन। बट मतलब टू वेक्टर कहीं ज्यादा सही है इसमें कंपैरिजन, निगेटिव ए के निगेटिव बी। तो बोलो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी निगेटिव वेक्टर्स इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। रिप्रेजेंटेशन के लिए देखो, ये वेक्टर और इतना ही जस्ट ये वेक्टर क्या निगेटिव वेक्टर है? ये वेक्टर और ये वेक्टर निगेटिव वेक्टर है कि नहीं? No. और ये वेक्टर निगेटिव वेक्टर है कि नहीं? No. ये वेक्टर और ये वेक्टर निगेटिव वेक्टर है कि नहीं? Yes. मतलब ये हुआ कि ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, निगेटिव वेक्टर। समझ में आया? ए और बी निगेटिव वेक्टर है, मतलब ए इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। समझ में आ गया? Yes, बिल्कुल सही। अब आते हैं को इनिशियल वेक्टर। नाम से ही देखो, जितना है ना सब नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। को मतलब साथ,
इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट, मतलब जो भी दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर है उनका शुरुआत एक ही जगह से हो, ये और ये, कोई इनिशियल है कि नहीं? ये हो और ये हो, कोई इनिशियल है कि नहीं? ठीक है। ये पैरेलल वेक्टर भी है, एंटी पैरेलल मैं जानना चाहता था कि तुम लोग को याद है कि नहीं। ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। अगर ये इक्वल हो जाए दोनों तो निगेटिव वेक्टर भी है, क्योंकि ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये भी तो कोई इनिशियल वेक्टर है? नहीं है, ये कोई इनिशियल वेक्टर नहीं है। ये है, समझ में आ गया ना? अब आता है कोलिनियर वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर लाइंग इन एक ही लाइन, प्लेन नहीं। देखो ये और ये एक ही लाइन में है कि नहीं? चलो ये और ये एक ही लाइन में है कि नहीं? नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा और ये होगा। ये और ये क्या है? एक ही लाइन में है, मतलब ये कोलिनियर वेक्टर भी है, कोई इनिशियल वेक्टर भी है। समझा कि नहीं? छोटा बड़ा भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी है। क्या बात है, क्या बात है। अतिथि देवो भव लिखेंगे। चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे क्या था? कोप्लेनर वेक्टर था। तो कोप्लेनर, प्लेनर नाम से ही, को मतलब साथ, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में। जैसे बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। तो इसी बोर्ड में कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करता हूं, कोई भी वेक्टर, मान लो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के कोप्लेनर है, क्योंकि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, बोर्ड के ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ना। अगर एक वेक्टर इधर ला दूं और ये तीनों एक कोप्लेनर है क्या? नहीं। समझे ना? तो कहने का मतलब अगर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन, टू और मोर वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है, तो उनको कोप्लेनर बोल सकते हो। देखो ये है और एक इधर है, कोप्लेनर है कि नहीं दोनों? बताना। बोर्ड के प्लेन में ही ड्रॉ किया है तो कोप्लेनर है। प्लेन, ये प्लेन है, समझ में आया ना? हाँ। अच्छा मान लो ये एक वेक्टर है और एक इधर, इसको मिटा दो, एक इधर वेक्टर है, तो ये दोनों कोप्लेनर है कि नहीं? ये और ये है। कोई भी दो लाइन, ध्यान से सुनो, कोई भी दो लाइन हमेशा कोप्लेनर होते हैं। अब देखो मान लो एक इधर है और एक इधर है, तो देखो एक प्लेन में आ जा रहा है कि नहीं दोनों? कोई भी दो वेक्टर, हाँ एक वेक्टर किधर चूज करूं? ऊपर, और दूसरा बताओ तुम्हारी तरफ। तो देखो एक प्लेन में, एक यहां से कोई एक प्लेन गुजार सकते हैं कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो कोई अगर सिर्फ दो वेक्टर दिया हुआ है ना, तो ऑलवेज कोप्लेनर होता है। लिखो, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, हमेशा किसी ना किसी, कोई भी प्लेन, अरे एक से निकालो दूसरे से ले जाओ, जरूरी थोड़ा ना बोर्ड का प्लेन, अरे बोर्ड का प्लेन माना है मैंने, तो वहां भी तुम्हारे हाथ में है, एक इधर है और एक तुम्हारी तरफ है, तो यहां से लेकर यहां तक एक प्लेन हो गया ना। समझ में आया ना? तो कोप्लेनर हो गया। ठीक है, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। समझा? अब लिखो, थ्री वेक्टर्स may or may not be coplanar. Three vectors may or may not be coplanar. अब देखो ध्यान से, जैसे ये दो वेक्टर था, तो दो वेक्टर तो हमेशा यही प्लेन बनाएंगे, बोर्ड वाला प्लेन, इसी प्लेन में है ना, ये बोर्ड के प्लेन में। तो अगर तीसरा कोई वेक्टर चाहते हो कि वो इन दोनों के कोप्लेनर हो, तो तुम्हें इसी प्लेन में कहीं ड्रॉ करना होगा, कहीं पे भी। जरूरी नहीं कि यहीं से स्टार्टिंग हो, इस बोर्ड में कहीं पे भी एक वेक्टर ड्रॉ कर लो, इनके कोप्लेनर है वो, क्योंकि ये बोर्ड एक प्लेन है। तो बोर्ड जब एक प्लेन है तो बोर्ड में कोई भी वेक्टर ड्रॉ करते हो तो सब एक दूसरे के क्या है?
कोप्लेनर है। तो जब तुमने दो वेक्टर ड्रॉ कर लिया तो तुमने एक प्लेन बना लिया। तो तीसरा अगर तुम चाहते हो कोप्लेनर हो तो इसी प्लेन में आना चाहिए। एक और एग्जांपल, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर कैमरे की तरफ है, तो कैमरा ऐसे एक प्लेन बनेगा दो वेक्टर से। तो तीसरा भी वेक्टर चाहते हो कि इन कोप्लेनर हो तीनों एक साथ, तो ये जो प्लेन बना हुआ है ना, इसी प्लेन में तीसरा वेक्टर आना चाहिए, तभी जाकर वो कोप्लेनर होंगे। समझ में आया? यस सर। अगर बोर्ड में लाओगे तो क्या कोप्लेनर होगा क्या? नहीं, क्योंकि एक इधर है और एक बोर्ड में है, तो दोनों के चलते जो प्लेन बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। समझ में आया? यस सर। तो इस प्लेन में जब तीसरा वेक्टर आएगा तब ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर। समझे? तो इसमें तो कंडीशन हो गया, इसीलिए मैंने लिखाया कि 3 वेक्टर्स में और मे नॉट बी कोप्लेनर। समझ में आया? यस सर। हाँ, चलो। जब 3 वेक्टर हो सकते तो 4 वेक्टर भी वैसे ही होगा, मे और मे नॉट बी, या 3 से ज़्यादा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कंकरेंट वेक्टर का। तुम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़े होगे 9th या 10th में। तो कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से गुजरता है, कॉमन पॉइंट होता है सबका। उसी तरह अगर वेक्टर का क्या हो जाए, कॉमन पॉइंट हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? कंकरेंट वेक्टर बोलते हैं। समझे? कोप्लेनर हमने पढ़ लिया, अभी हम क्या देख रहे हैं? कंकरेंट वेक्टर। अरे समझा क्या? यस सर। ओके, तो कंकरेंट वेक्टर जो होता है एक ही कॉमन पॉइंट से गुजरता है। एनी डाउट? नो। चलो, अब ये बहुत आसान है, डेफिनेशन तो लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम बात करते हैं नल वेक्टर का। नल का नाम सुने हो कभी? नल? अरे वो नल नहीं यार, वो नल नहीं, जीरो नहीं, कहीं और सुना होगा नल। नल सेट। नल सेट मैथ्स में। नहीं, मैं जो चाहता हूं वो। रामायण देखा है क्या? रामायण में 2 वानर सेना में एक, मतलब 2 है वानर सेना में, 2 लोग हैं, 2 वानर हैं, एक नल और एक नील। नहीं पता? पता है। हाँ, इसको पता है। ठीक है, नल और नील, समझ गए ना? तो जाकर देखना। चलो, उससे यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, बस नाम याद दिला दिया। ठीक है, कभी मौका मिले तो देखना रामायण। ठीक है, नाउ मैं बात कर रहा था किसकी? नल वेक्टर का। नल वेक्टर, नल का मतलब होता है जीरो, एम्प्टी। समझ में आया ना? खाली, जस्ट लाइक योर माइंड। ठीक है, माइंड नॉट ब्रेन। माइंड। हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या? तो नल वेक्टर की बात हो रही है, तो 2 वेक्टर्स नहीं, यहाँ पे सिंगल ही बात होगा, है ना? बहुत हो गया 2 वेक्टर। अब सिंगल की बात करेंगे, है ना? उन लोगों को भी थोड़ा सुकून चाहिए ना। अब देखो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 0। शून्य मतलब 0। हाँ, द वेक्टर विच है 0 मैग्नीट्यूड। अब उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नल वेक्टर के पास 0 मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? 0 मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। डायरेक्शन यहाँ पे लिखो ना पहले, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। समझा क्या? यस, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड। आई होप यू गॉट दैट। अब ध्यान से अब सुनना जरा। 0 मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ऐसा कौन वेक्टर हो गया भाई? सोच के परेशान। अब देखो, अच्छा मान लो तुम रेस्ट में हो, ठीक है? तो रेस्ट में हो तो तुम्हारा वेलोसिटी क्या है? 0। समझे ना? तो वो एक अ मैन, वेलोसिटी ऑफ अ मैन एट रेस्ट। समझ में आया ना? वेलोसिटी ऑफ अ मैन एट रेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ नल वेक्टर। अच्छा मान लो तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो, तो कोई एक्सेलरेशन है कि नहीं है? अरे बोलो, है कि नहीं है? कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से 0 एक्सेलरेशन है ना? तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ अ मैन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज एग्जांपल ऑफ
नल वेक्टर, मतलब एक्सेलरेशन नल वेक्टर है यहाँ पे, वहां पे वेलोसिटी नल वेक्टर है। लिखो लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, नल वेक्टर का एग्जाम्पल लिखो, वेलोसिटी ऑफ अ मैन एट रेस्ट। समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ ए मैन एट रेस्ट, ये नल वेक्टर का एग्जाम्पल है। दूसरा, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ, बोलो बोलो, मूविंग विथ, जल्दी बोलो खटाखट, कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आया? तो ये हो गया नल वेक्टर का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, वेक्टर एकदम क्लियर हुआ जो भी चीज़ हमने पढ़ा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जितना है ना अच्छे से रिवाइज करके आना। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हम IIT JEE एडवांस का पढ़ रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे DPPs डेली प्रैक्टिस पेपर मैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लिंक में डाल दूंगा। जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी DPPs होता है, और उसका यहाँ पे डिस्कशन होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे HC वर्मा HCV इसका सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन। समझ में आया ना? मैं यहाँ पे मतलब होमवर्क के फॉर्म में दूंगा और तुम लोग सॉल्व करके आना, यहाँ पे डिस्कशन होगा। साथ ही साथ IE इरोडो खतरनाक बुक है, प्योरली JEE एडवांस के लिए। पूरा इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं जितना बोलूँगा उतना ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये बुक भी सॉल्व करना है। मतलब 3 चीज़ें, पहला ये DPPs, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 चीज़ें करेंगे और JEE एडवांस क्रैक करके IIT में जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो, दूर दूर तक फैलाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।